सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अनाउंसमेंट वीडियो देख ही लिया था कि दोस्तों हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको 6 वीडियो कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर के लगातार वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज हो, क्वेश्चन नंबर 1B के 1 मार्क्स को, क्वेश्चन नंबर 2A की एक्टिविटी हो, और ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे, जो कि कुछ प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चन बैंक जो पहले से आता था उसके भी है। तो ये जो कंटेंट जो कि आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ये सारे कंटेंट जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो कि एक टाइम पे हमारे ऐप के ऊपर एक बैच था जिसका नाम है परिश्रम बैच, उसके कंटेंट है। तो हमने ऑलरेडी उस लॉन्चिंग वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे हम उस जो ऐप के कंटेंट है उसको हम इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, जो कि बहुत पहले बनाया था। तो ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन ये जो वीडियो आपको देखने अभी मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चैप्टर्स के वीडियोस देखेंगे एक एक करके, तो फटाफट से देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के ऐसे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो देखना स्टार्ट कीजिए और जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे इन वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिए और उनको बोलना इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कर ले, ठीक है। जो कि आपके साथ ऑप्शंस के साथ आता है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आइए एक एक करके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच हो सकता है, इस चैप्टर में से कोई एक एमसीक्यू तो आपको देखने मिल जाएगा। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर ए गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T7 इज इक्वल टू 4, मतलब हमें T7 का वैल्यू, 7th टर्म का वैल्यू 4 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -4 दे रखा है, हमें A का वैल्यू पूछा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू। अब मुझे बताओ T7 का वैल्यू है, मेरे पास D का वैल्यू है, तो A का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो A इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप जानते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको आपके लिए सॉल्व कराएंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा स्पेस को यूटिलाइज करता हूं ये वाला, ताकि मैं आपको यहां पे रफ कैलकुलेशन बता सकूं। वी नो द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। इसमें अगर आप देखोगे तो मुझे T7 दिया है, मतलब यहां पे n के जगह पे क्या लिखा है, 7 लिखा है, यानी कि यहां पे जो n है दोस्तों, ये जो दिख रहा है यहां पे जो n है, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, n के जगह पे मैं लिख सकता हूं 7। तो T7 इज इक्वल टू A प्लस 7-1 इंटू डी। और फिर से अगर आप देखोगे तो D का वैल्यू भी उन्होंने दे रखा है, जो कि है -4, यानी कि हम इस D के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं -4। तो हम लोग ने लिख दिया -4, T7 का वैल्यू वी नो दैट 4, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 7-1 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, यानी कि 4 इज इक्वल टू A और 6 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, -24, तो A -24, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 24 को 4 के पास ला देना है, तो 4 प्लस 24 यानी कि 28, तो आपका A का वैल्यू आ गया 28। क्या आ गया, A इज इक्वल टू 28। तो ऑप्शन में चेक करो 28 अवेलेबल है क्या, ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो मैंने साइड में रफ कैलकुलेशन किया, ये आप लोग को भी दिखाना है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप एक लास्ट पेज में रफ पेपर बना के, रफ पेज बना के उसको आप सॉल्व करके बता सकते हो, ताकि एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला हो उसको पता चल सके कि आपने खुद से ही सॉल्व किया है। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप का एग्जाम्पल क्या है, यहां पे आप देखो, फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन D इज इक्वल टू 5, मतलब कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कॉमन डिफरेंस हमें 5 दे रखा है और T18 माइनस T13 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आता है T18 और T13 का वैल्यू है क्या। तो देखो इसमें हम लोग एक नॉर्मल सा रफ कैलकुलेशन में आपको यहां पे करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इसको मैं यहां पे थोड़ा सा पार्टीशन मारता हूं, ठीक है, ताकि यहां पे हम लोग कुछ रफ वर्क कर सके। रफ वर्क करने के लिए मेरे को अभी देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, T18 दिया हुआ है, तो T18, अब Tn का फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे मैं अगर T18 के लिए सॉल्व करूं, n के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 18 लिखूंगा, मतलब जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां मुझे मैं क्या लिखूंगा, 18 लिखूंगा। तो T18 इज इक्वल टू A प्लस 18-1 इंटू डी, और ऑलरेडी D का वैल्यू भी उन्होंने दे रखा है, तो इस D के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। समझा। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो T18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 18-1 75, सॉरी 17, 18-1 17 होता है, और 17 फाइजा कितना होता है बताओ, 17 फाइजा कितना होता है बताओ करके, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 7 फाइजा 35, 3 कैरी और 8, तो 17 फाइजा कितना हो गया, 85 हो गया। करेक्ट, 17 फाइजा 85,
ठीक है, आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूं, इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको डर लग रहा था अभी तक मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, तो आपको बहुत इजी लगने वाला। इसीलिए हमने इस परिश्रम बैच को निकाला, क्योंकि मिलकर परिश्रम करना है। आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम, और एग्जाम में एकदम अच्छी तरीके से रिजल्ट लाके देगा ये। ठीक है, अब देखो यहां पे a प्लस 17 माइनस 18 माइनस 1 17, 17 5 85, तो a प्लस 85 हो गया। ठीक है, ये आ गया T18 का वैल्यू। उसी प्रकार आप T13 का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो T13 के लिए क्या हो जाएगा? T13 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी 13 माइनस 1 इंटू dd का वैल्यू कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लो, तो T13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 12, 12 फाइव होता है 60, तो a प्लस 60 आ गया। मतलब T18 का वैल्यू a प्लस 85, T13 का वैल्यू a प्लस 60। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है T18 माइनस T13। तो T18 का वैल्यू है a प्लस 85, T18 माइनस T13 अगर करना है मुझे, तो T18 का वैल्यू कितना है? a प्लस 85 है, और मैं माइनस कर दूंगा उसको T13 के वैल्यू से, जो कि है a प्लस 60। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a प्लस 85 माइनस a माइनस 60, माइनस ए प्लस ए कैंसल, 85 माइनस 60, 85 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों? 25 बचेगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 85 में से 60 माइनस करो, 25 बचेगा। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। मतलब T18 माइनस T13 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी एग्जांपल था, लेकिन टाइम लगा करने के लिए। सोचो, 1 मार्क्स लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की कुछ होता नहीं है दोस्तों। आपको अगर 1 मार्क्स भी लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग ने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज डैश। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ, एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा, यहां पे इसको हम सॉल्व करके आपके लिए दिखाएंगे। इसको मैं यहां पे पहले ये करता हूं, ठीक है। यहां पे रफ कैलकुलेशन हम करने वाले, ठीक है, यहां पे इस पार्ट में। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम करना है, ठीक है ना, सम मतलब प्लस करना है, तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे n क्या है? फर्स्ट 50 बोला है, तो n मेरा 50 हो जाएगा। तो 50 अपॉन 2 एंड 50 प्लस 1 यानी 51। 50 प्लस 1 मतलब 51 हो गया। तो 50 बाई 2 यानी कि एक्चुअल में क्या है ये? 25 मल्टीप्लाई बाय 51। तो 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो कितना आ जाएगा। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 5 5, 1 2 2, ठीक है। और यहां पे हो गया, ठीक है। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 11 12, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा? मैंने उल्टा कर दिया क्या? ठीक है, यहां पे एक बार और हम लोग कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने की। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, दैट इज 51 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। और 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। 0 2 5 10, कितना हो जाएगा? 1275। ऑप्शन में है क्या? 1275 बिल्कुल है। ए का आंसर 1275। बस कैलकुलेशन हमने किया, रफ वर्क आप लोग अच्छे से करना। मैंने थोड़ा सा नॉर्मल रफ वर्क किया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1275 आ रहा है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा 1275। यानी कि पहले 50 नेचुरल नंबर जो कि होते हैं 1 2 3, ऐसे करते करते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे करते 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 जब हम 50 तक पहुंचेंगे तो उन सभी का सम यानी एडिशन कितना हो जाएगा? 1275। समझ में आ गया? तो कितना इजी था ये, हमने आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। रफ वर्क भी यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया। अब यहां पे चौथा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी पूछा है, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज इतना। तो मुझे एक बात बताओ कि -10 क्या दिया? ये फर्स्ट टर्म दिया है, तो T1 आपका -10 दिया है, T2 दिया है आपका -6। ये दो टर्म दिया है और हमें पूछा है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 से ही निकलता है। तो T2 है मेरा -6, फिर माइनस करना है, और T1 है -10, यानी कि ये हो जाएगा -6 + 10। तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4। ऑप्शन में देखो पॉजिटिव 4 है क्या? देखो -16 + 16 -4 + 4, ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों कितना इजी और कितना सिंपल? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1B।
अब देखो आप अलजेब्रा का पेपर जब आप देखोगे, पिछले साल का उठा के देखना आप लोग, तो आपको एक चीज समझेगा कि क्वेश्चन नंबर 1A के बाद क्वेश्चन नंबर 1B आता है, जो कि अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है 1 मार्क्स का। तो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स के लिए, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हुज ए इज -11 डी इज 3। मतलब फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, समझ में आ रहा है। तो पहला टर्म क्या है, a इज इक्वल टू -1 d इज इक्वल टू 3। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो पहला टर्म अगर आप देखोगे t1, तो पहला टर्म तो ऑलरेडी दे रखा है -11, तो t1 का वैल्यू -11 डायरेक्ट पता चल गया। अगला टर्म निकालना है अगर t2, तो मुझे पता है कि t2 निकालने के लिए उसके पहले वाले टर्म को d से प्लस करना होता है। तो पहले वाला टर्म t1 है, t1 का वैल्यू कितना है -11, इसको मैं d से प्लस करूंगा, d कितना है 3, तो -11 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -8। ये आ गया मेरा दूसरा टर्म, ठीक है। उसके बाद तीसरा टर्म मुझे निकालना है, तो उसके पहले वाले यानी t2 को d से प्लस करना पड़ेगा। तो t2 का वैल्यू अभी निकाला मैंने, -8 आया, प्लस 3 कर दो, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -5 आ गया। ये t3 आ गया। वैसे t4 निकालोगे तो उसके पहले वाला टर्म t3 होता है, प्लस d कर दोगे, t3 अभी निकाला, -5 प्लस 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। वैसे आप t5 t6 निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म पूछा है ना, तो t1 t2 t3 और t4 ये चारों टर्म, फर्स्ट 4 टर्म हमने निकाल दिया कितने आसानी से। अगर ऐसे आप कर लोगे 1 मार्क्स आपका हो जाएगा। कितना इजी था, विद इन 10 to 15 सेकेंड आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, समझ में आया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम जाएंगे हमारे 1 मार्क्स वाले एक और क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसमें क्या पूछा है, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस आपको दिया है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये आपको निकालना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। समझाया ये था कि जब भी कोई भी गिवन सीक्वेंस का हम लोग बारी बारी से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी डिफरेंस निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। अगर वो 3-4 निकालने के बाद सेम सेम आ रहा है तो समझ जाना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो सेम सेम नहीं आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो जैसे कि यहां पे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से मेरा t1 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, जो कि है -12। फिर अगला वैल्यू t2 दे रखा है उन्होंने, जो कि है -5, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। वैसे ही यहां पे मैं लिखता हूं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मैं साइड में लिखता हूं। t2 का वैल्यू उन्होंने देखा है -5, वैसे t3 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 2, और t4 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 9। ऐसे 4 वैल्यू उन्होंने दे रखे। हमें निकालना है d का वैल्यू, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। तो t2 कितना है हमारे पास, देखो -5 है, फिर माइनस करना है t1 के साथ जो कि है -12, तो -5 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। -5 प्लस 12 हो गया, तो 12 में से 5 गया 7, तो इसका वैल्यू आया 7, d का वैल्यू 7 आ गया। अब एक और d निकालूंगा, जैसे t2 माइनस t1 किया वैसे मैं t3 माइनस t2 कर सकता हूं क्या, तो अभी भी तो d आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मेरा t3 कितना है चेक करो, t3 है मेरा 2, माइनस करूंगा t2 से, तो t2 कितना है यहां पे -5, ठीक है। तो 2 + 5 हो जाएगा, ये 2 + 5 जो कि आ जाएगा 7, फिर से 7 आ गया आपका। फिर एक और d निकालता हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो चलो मैं एक और d निकालता हूं। अब कैसे d निकाल सकता हूं, t4 माइनस t3 से निकाल सकता हूं। t4 कितना है मेरे पास 9 है, माइनस, और t3 कितना है मेरे पास 2 है, तो 9 माइनस 2 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। मतलब आपने सभी चीज ट्राई करके देखा, 7 7 7, मतलब 3 बार d आपने निकाला तो आपका 7 आ रहा है। मतलब मेरा कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे मेरा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज इक्वल टू 7। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन एपी, ठीक है ना, गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब ये जो चीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, बस इसको दिमाग लगाना है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को याद रखना है। बाकी हर चीज आपके लिए सिंपल है, चाहे कैसे भी टाइप के एग्जांपल्स आने दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले, है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालो, सबके सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे बढ़ो, चलो क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। पहले 2 टर्म की वैल्यू निकालना है। ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे भी कराया था, अगर आपने देखा होगा, कोई बात नहीं। आप यहां पे परचेस करके आए हो, ऑब्वियसली वैल्यूएबल चीजें मिल रही है यहां पे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो यहां पे पहले 2 टर्म आपको निकालने हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको पहला टर्म क्या होता है, t1 निकालना है, और इन शॉर्ट दूसरा टर्म अगर आपको निकालना है तो आप t2 निकालोगे। मतलब t1 और t2 के वैल्यू आपको निकालना है। कंडीशन दे रखा है tn इज इक्वल टू 2n-5, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है कि tn इज इक्वल टू 2n-5। तो मुझे बताओ जब t1 निकालोगे तो मेरा t1 है, मतलब n का वैल्यू 1 है, t1 है ना, तो n का वैल्यू 1 है, तो मतलब उस चीज में
इस इक्वेशन में आप क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट n के जगह पे यहां पे 1 पुट किया, तो t1 इज इक्वल टू 2n माइनस 5 है, तो 2n के जगह पे 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ये आपका आ गया आंसर t1 का। वैसे t2 निकालोगे, मतलब इन शॉर्ट n के जगह पे क्या पुट करोगे अभी 2, तो t2 इज इक्वल टू 2, n के जगह पे 2 माइनस 5, तो इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 5, देयरफॉर आपका t2 का वैल्यू आ गया यहाँ पे -1। तो वैसे ही अगर समझ लो कि आपको t1 और t2 पूछा तो हमने आसानी से निकाल दिया, n के जगह पे t1 के लिए 1 पुट किया, t2 के लिए n के जगह पे 2 पुट किया। वैसे आपको t3 पूछा होता, t4 या फिर कुछ भी पूछा होता तो बस इसमें आपको n के जगह पे उस नंबर को वैल्यू डालना है और आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, कितना इजी था, मजा आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल रह रहा है, परिश्रम बैच वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आप लोग को, और ये करने के बाद आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड t19। t19 का मतलब क्या होता है, 19th टर्म निकालना है। a का वैल्यू 7 दे रखा है, d इज इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो t19 निकालना है, a इज इक्वल टू 7 है। अब मुझे एक बात बताओ, t19 मतलब कहीं ना कहीं मुझे nth टर्म निकालना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें मुझे n की जगह पे क्या पुट करना है, 19, क्योंकि t19 आपको निकालना है। a का वैल्यू आपको दे रखा है 7 प्लस n का वैल्यू मुझे पता है क्या, n की जगह पे 19 डाला था, तो 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू 6 है। अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6। आगे का इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 6 108 होता है, तो 108 को 7 प्लस 108 कर लो, आपका t19 का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 115। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसे सेम टाइम के। बस फर्क इतना हो सकता है कि यहाँ पे 19 की जगह पे 7 आ जाए, t5 आ जाए, t4 आ जाए, और a और d का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1b में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। समझ में आ गया, सिंपल था। अब जाएंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, जब आप क्वेश्चन नंबर 1b सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर में से, ठीक है, अब आप बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2a पे। तो क्वेश्चन नंबर 2a जो होता है बेसिक तौर पे, वो एक्चुअल में होता है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपका लॉजिक भी लगने वाला है और आधा से आधा चीजें दी हुई होती है, तो उसमें बस फिलअप करना होता है। तो क्वेश्चन पूछा है, कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी, मतलब एक एपी दिया हुआ है आपको, इसका 19th टर्म निकालना है। तो एपी ये रहा, 7 13 19 25 से करते करते आपको t19 यहां पे भी 19th टर्म निकालना है। तो चलो इसके अंदर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यूज जो है पुट करेंगे। अब देखो यहां पे ध्यान से, a का वैल्यू क्या है, पहला टर्म 7 आ जाएगा यहां पे, फिर d मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो यहां पे d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 कर लो, 13 में से 7 माइनस कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यहां पे हमको निकालना है 19th टर्म, मतलब t19 निकालना है। तो t19 के लिए tn का फॉर्मूला लगेगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें डाल दो वैल्यू, a के जगह पे क्या डालोगे 7 प्लस n के जगह पे क्या डालोगे, n कितना है 19 है ना, तो 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है 6, डाल दिया। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 6 दैट इज 18, और ये मल्टीप्लाई बाय 6। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, बस फर्क था तरीका पूछने का। ठीक है, तो देखो दोनों में से इसके पहले भी जो हमने कराया, देखो ये भी कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था, और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन तरीका अलग था। तो एग्जाम में बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, तरीका अलग पूछ दिया यार कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये आपको बताएगा। तो दैट इज, अब देखो आप एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो t19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस 18 6 108, ये हो जाएगा 115, तो आपका आंसर आ गया 115। कितना सिंपल था। तो ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको स्पेस छोड़ के रखे रहेंगे, बस आपको उसको आंसर पुट ऑन करना है, आपका पूरा लॉजिकल यहां पे चीजें लगने वाली है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2b। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है एक्टिविटी बेस में तो चलो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है इस चैप्टर में से, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2b होता है ना, इसमें आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, जो कि होता है एनी 4 करने वाला, मतलब 2 मार्क्स यहां से आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2b के अंदर। क्या है वो, देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब पहला टर्म का वैल्यू दे रखा है 5 एंड द 10th टर्म इज 95, मतलब 10वां टर्म जो है वो 95, मतलब लिख लो सबसे पहले, मतलब क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए। सबसे पहले हम ले लेंगे येलो कलर। ए का वैल्यू दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 5 दे रखा है। फिर उसके बाद आपको
10th टर्म, मतलब t ऑफ 10 दे रखा है कितना 95, 10वां टर्म दिया है मतलब t10 दिया है, t10 का वैल्यू 95 दे रखा है, हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ s10, मतलब आपको s10 का वैल्यू निकालना है। तो इतना तो मुझे देख के समझ में आ गया कि मुझे s10 निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं सम वाला फॉर्मूला, sn वाला फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। लेकिन उसको लगने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए n कितना है, नंबर कितने हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोल रहा है कि 5 है, 10 टर्म 95 है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर थोड़ा भी आप लॉजिक यहां पे अगर लगाओगे, क्योंकि देखो आपको अगर S10 निकालना है, इन शॉर्ट यहां पे मैं अगर एक चीज साइड में लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखना बच्चे लोग, यहां पे ना थोड़ा सा मैं इस साइड में यहां पे एक चीज लिखता हूं, समझ लो मुझे S10 निकालना है। तो S10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा, करेक्ट है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे एक्चुअल में इसको सॉल्व करने के लिए n तो है मेरे पास, मतलब 10 है, S10 निकालना है मतलब मेरे पास n का वैल्यू 10 है, ठीक है, डाल दूंगा उसमें, a का वैल्यू भी है ऑलरेडी मेरे पास, लेकिन क्या आपके पास d का वैल्यू है क्या, यानी कॉमन डिफरेंस है क्या। तो कॉमन डिफरेंस ही निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे आप कुछ चीजें सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे a का वैल्यू जो 5 है, t10 का वैल्यू दे रखा है, तो मुझे बताओ tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर 10th टर्म, फॉर 10th टर्म हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, t10 हो जाएगा इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 है, डाल दिया, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है, n का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1, लेकिन d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मतलब इन शॉर्ट हमें यहां से क्या मिलने वाला है, d का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, d का वैल्यू मिलने वाला है ना, देखो ध्यान से, हमने 10th टर्म के लिए निकाल रहा हूं, तो t10 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 95, तो t10 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 95 लिखेंगे, 5 लिखा हुआ है प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और ये हो गया d, ठीक है, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 5 कितना बचेगा 90 बचेगा, और इधर बचेगा 9d, तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 9, तो देयरफॉर यहां से क्या मिल गया मुझे, d इज इक्वल टू 10, मतलब d का वैल्यू क्या मिल गया मुझे 10 मिल गया। अब देखो यहां पे ध्यान से, मतलब हमने क्या निकाला यहां से, d का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो d का वैल्यू निकला है वो हमें यहां काम आएगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला लगने वाला है ना S10 निकालने के लिए, तो ये रहा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू, यहां पे डालो, यहां पे पहले Sn लिख दो डायरेक्ट, Sn, एक सेकंड कलर चेंज हो गया ना, एक सेकंड, Sn ये वाला फॉर्मूला है, मतलब अभी आपको S10 निकालना है, करेक्ट है, आपको क्या निकालना है S10 निकालना है, तो S10 इज इक्वल टू n की जगह पे 10 हो जाएगा, 10 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस n का वैल्यू है, अगेन n का वैल्यू कितना लिया है 10 लिया है ना, तो 10 माइनस 1, और अब d का वैल्यू भी आपको पता चल गया है, तो अब d की जगह पे आप 10 लिखोगे, तो देखो सब चीजें हमारे पास, अब बस इसको डाल के कैलकुलेट करना है। तो चलो निकालेंगे S10, तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5 हो गया, 2 5 is 10 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90, ये हो गया, तो S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 10, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 500, तो S10 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 500, दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था और कितना इजी था ये आप खुद ही देखो और मुझे बताओ, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, और इससे ज्यादा सिंपल और इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, करेक्ट है, जाए आगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2b, देखो है तो 2 मार्क्स का, लेकिन कितना लेंथी था, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कंसेप्ट लगेगा कि आपने क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व किया और उसको डाल के कैसे आपने निकाला, समझ में आ गया, देख सकते हो एक ही बार, ओके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। अगला एग्जांपल अगेन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, हमें पूछा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी, जो कि सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब 15वां टर्म निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं सीक्वेंस जो हमें दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो सीक्वेंस लिखता हूं मैं, सबसे पहले 12 है, 16 है, 16 के बाद 20 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 28 है, अच्छा खासा हमें सीक्वेंस दे रखा है। तो इससे मुझे 2 चीज मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 12, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 16 माइनस 12 करके, जो कि हो जाएगा 4, मतलब मेरे पास ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू है, यानी कि दोनों वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, करेक्ट है। अब एक्चुअल में निकालना है मुझे 15th टर्म, मतलब 15वां टर्म मुझे निकालना है, तो 15वां टर्म निकालने के लिए एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है, t15 निकालना है, मतलब मेरा n का वैल्यू भी है मेरे पास, n इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरा क्या लगने वाला है यहाँ पे, n का फॉर्मूला tn वाला, दैट इज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, इसमें डाल दो, क्या निकालना है 15th टर्म, मतलब n के जगह पे 15 हो गया, a का वैल्यू पता है 12 प्लस n के जगह पे 15 अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू आपने निकाला है 4, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा।
तो T15 इज इक्वल टू 12 प्लस 15 माइनस 1 होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो सॉल्व कर लो। तो T15 इज इक्वल टू 12 प्लस 14 फोर कितना होता है 56, तो 56 प्लस 12 हो जाता है 58, 68, तो T15 का वैल्यू आ गया 68। सिंपल, कितना इजी था। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकता है, चाहे 5वां टर्म निकालो, 15वां टर्म निकालो, कोई भी टर्म निकालो, तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। सिंपल है कि नहीं। कितना इजी एग्जांपल था। सोचो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली इसको सॉल्व भी कर पाओगे। कोई परेशानी यहां तक, कोई भी परेशानी यहां तक। चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चंस पे। अब आ जाता है जब क्वेश्चन नंबर 2B आपने देख लिया, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जब आते हैं, फिर आप जब अपने क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3A, जो कि अगेन होता है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नंबर 2A जो था वो भी एक्टिविटी था, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ये आता है 3 मार्क्स के लिए। और ये एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखा जाना पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पक्का ही आएगा इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो वैसे तो आपके 6 चैप्टर है, करेक्ट है। अब 6 चैप्टर में से देखा जाए तो सिर्फ आपको एनी वन करना है 3 मार्क्स के लिए, तो मतलब ऑप्शन के साथ देखा जाए तो सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो 6 में से सिर्फ 2 चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको सॉल्व करना है। तो चांसेस है कि इस चैप्टर में से आ जाए। तो अगर इस चैप्टर में से आए तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। आपको ये चीज दिया रहेगा, आपको यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 से 200। अब ऐसे इसमें क्वेश्चंस में फेरबदल हो सकते हैं, सेम ऐसे भी आ सकता है, 1 से 150 भी आ सकता है, यहां पे ऑड नंबर की जगह पे इवन भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है, तो कुछ भी फेरबदल हो सकता है, लेकिन तरीका ऐसे होगा, तरीका ऐसा ही होगा। आपके एग्जाम में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप एग्जाम देने बैठोगे जिस दिन, आपको रियलाइज होगा ये चीज, करेक्ट है। तो प्लीज यहां पे ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, देखो यहां पे बोल रहा है कि ऑल ऑड नेचुरल, ऑल ऑड नंबर। अब मुझे बताओ 1 से लेके 200 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑड नंबर है, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे करते करते कहां तक होगा 199, क्योंकि 200 इवन नंबर है, 200 तो नहीं ले सकते, उसके पहले 199 आता है, ये ऑड नंबर है, ले सकते हैं, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना मिलेगा, यहां से ए का वैल्यू मुझे मिल गया 1। वैसे डी का वैल्यू कितना मिलेगा, सेकंड जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, यानी 3 - 1 कर दो, तो आपको मिल गया 2। तो ये मिल गया, ये क्या मिल गया, ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल गया 2। टीएन का वैल्यू क्या होगा, टीएन मतलब द लास्ट टर्म विच इज गिवन, दैट इज टीएन इज इक्वल टू 199, दे रखा है ऑलरेडी। तो टीएन का वैल्यू 199 है। तो सबसे पहले यहां पे बताओ कि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब एडिशन निकालना है कि कितने नंबर है वहां पे और उसको ऐड करना है। लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं कि कितने नंबर है, 1 3 5 7 9, यहां पे तो मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करते 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 कितने नंबर है 199 तक, ऐसे कितने नंबर है जो ऑड नंबर है, तो मुझे पता नहीं है। मतलब इन शॉर्ट मुझे n नहीं पता, तो सबसे पहले मैं n निकालूंगा, और n निकालने के लिए मेरे पास अगेन द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। Tn मुझे पता है कितना है 199, डाल दो, Tn के जगह पे डाल दूंगा 199 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस n के जगह पे कुछ नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है, और माइनस d का वैल्यू मुझे पता है 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर, तो 199 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो 199 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2n वैसे का वैसे ही, ये माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो 200 हो जाएगा। 199 प्लस 1 यानी 200 इज इक्वल टू 2n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2 यानी कि 100। तो आपका यहां पे क्या मिल गया, आपको n का वैल्यू मिल गया, तो n इज इक्वल टू 100 आ गया आपके पास, ठीक है। देखो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 100, मतलब 100 ऐसे नंबर होंगे जो ऑड नंबर है, 1 से लेके 199 तक 100 ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसमें मैं डालता हूं, हमको क्या निकालना है, अगर आप देखोगे ध्यान से, हमको निकालना है सम, यानी कि Sn वाला फॉर्मूला लगेगा अभी। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट, सही जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग जो भी वैल्यू मुझे पता है मैं डाल देता हूं। चलो मेरे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है अगर मैं डालूं यहां पे, तो ध्यान से देखना, Sn निकालना है मुझे, करेक्ट है, Sn निकालना है, तो n का वैल्यू मुझे पता चल गया जो कि 100, तो इस n की जगह पे 100 लिखूंगा, तो 100/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n के जगह पे अगेन 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है मेरे पास 2, डाल दो और सॉल्व कर लो। तो 100/2 कितना होता है 50 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 100 माइनस 1 इज 99, 99 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 198, तो 198 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर आपका Sn इज इक्वल टू 50 तो था ही यहां पे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 199 इज 198 इज 2 प्लस इज 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लो तो आपका Sn का वैल्यू मिल जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 5 2 10, ठीक है, ये एक 0 और एक 0 और एक 0, तो ये हो गया 10,000। तो Sn का वैल्यू यहां से हमने निकाल दिया 10,000। मतलब अगर मैं प्लस करते जाऊं 1 प्लस 2
सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 ऐसे करते 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 जब मैं पहुंचूंगा 199 तक तो हमारा टोटल प्लस कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, आप देख सकते हो इसको। क्लियर, समझ में आ गया? इजी है, बहुत इजी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो जरूर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी होता है। समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3A। अब आज जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3B। अब ये क्वेश्चन नंबर 3B है क्या, इसको समझने वाली बात है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान लगा के फोकस करना। जो भी ये जो चीज मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब देखो यहां पे अगर मैं आपको इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीज के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? सिर्फ दो चीज के ऊपर जो है वो फोकस करना है। क्या दो चीज है यहां पे? कि ऑडिटोरियम है। यहां पे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देखो, तो इसमें से अगर आता है ना तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देयर इज ए ऑडिटोरियम विद 27 रो। आप देखोगे अगर एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो ऑफ सीट है, ठीक है, देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो, सेकंड सीट इन द सेकंड रो एंड 24 इन द थर्ड रो। मतलब क्या बोल रहा है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो है। अब ऑडिटोरियम आप जानते ही हो क्या होता है, ऑडिटोरियम समझ लो ये ऑडिटोरियम है, तो इसमें रोज होते हैं, पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे रो है। तो पहला जो रो है इसमें कितने हैं? 20 सीट है। फिर दूसरा जो रो है उसमें कितने सीट है? 22 सीट है। तीसरा जो रो है इसमें कितनी सीट है? 24 सीट है। समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन, ऐसे करते करते बढ़ते जा रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट, पहले रो में कितने सीट है? 20 सीट। दूसरे रो में कितनी सीट है? 22 सीट। तीसरे रो में कितनी सीट है? 24 सीट। तो अगले में कितनी होगी? समझ में आ रहा है? तो एंड सो ऑन बोला है, मतलब ऐसे करते करते जाना है हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। टोटल कितनी सीट है? ऑडिटोरियम में 24 रो है, वो हम लोग को दिमाग में रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। मतलब ऐसे करते करते, पहला, दूसरा, ऐसे कैसे करते करते कितने हैं? 27 रो है। तो सोचो, ये 22 सीट पहले में, दूसरे में 20, 22, 24, 26 होगा, फिर 28 होगा। ऐसे करते करते कितनी बार जाना है? 27 बार जाना है आपको, फिर सबका प्लस कर दे। मतलब एसएन का फॉर्मूला लगने वाला, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब यहां पे मैं दिमाग लगाऊंगा कि यहां पे अवेलेबल चीजें मेरे पास है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है इसके बेस पे हम लोग कुछ वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, 22 माइनस 20 कर दोगे तो 2 आ गया, ये मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मेरे पास टोटल रो कितने हैं दोस्तों? 27 रो है। ठीक है, टोटल देखा जाए तो मेरे पास 27 रो है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट अब मुझे ए पता है, डी पता है। ठीक है, मुझे निकालना है हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको एक और चीज उन्होंने दे रखा है कि टोटल जो आप देखोगे, टोटल ऑडिटोरियम में कितने रो है? 27 रो है। मतलब इन शॉर्ट आपको n का जो वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो भी दे रखा है 27, और आपको निकालना है सम, मतलब प्लस निकालना है। मतलब इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला जो लगने वाला है वो Sn का लगने वाला है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अब Sn निकालना है, मतलब n कितना है? 27। मतलब टोटल आपको क्या निकालना है? S27 ही निकालना है। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है दोस्तों? S27 निकालना है। तो S27 इज इक्वल टू n के जगह पे आप लिखोगे 27 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू मेरे पास है 20। ठीक है, प्लस n के जगह पे अगेन 27 लिखोगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू यहां पे मेरे पास है 2। अब इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, 27 अपॉन 2 को मैं कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही लिखता हूं। यहां पे मैं कुछ कर सकता, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40 प्लस 27 माइनस 1 इज 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 52। ये हो गया। अब आगे यहां पे सॉल्व करता हूं, देखो ये हो जाएगा दोस्तों 27 अपॉन 2। क्या निकाल रहा हूं मैं? S27 निकाल रहा हूं। करेक्ट है, S27 निकाल रहा हूं ना, टोटल वैल्यू ऑफ 27 रोज। तो S27 इक्वल 27 बाय 2, 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा? 92। तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 92। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे तो S27 निकालना है आप लोग को। तो यहां पे 2 1 2 होगा, 2 4 8 होगा, और 2 6 12, 46 बचा। तो 27 इधर मल्टीप्लाई बाय 46। तो 27 को 46 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 27 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 46 अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1242। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, आप देख पाओगे। क्लियर हो गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। कोई भी चीज नहीं था इसमें, कोई भी हार्ड वगैरह नहीं था। मतलब आपको लोगों को लगेगा कि हार्ड है, बट क्या इसमें हार्ड था? आप देखो क्या हार्ड था इसमें। आपको बस क्या दिया हुआ है, यहां पे 27 रो है,
मतलब n 27 है, 27 रो है, पहला रो 20 22 24 करते 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 27 बार है, तो 27 बार है मतलब n 27 दिया है, तो S27 का फॉर्मूला n की जगह पे 27 डाला, फॉर्मूला डाला, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 1242। मतलब टोटल सीट कितनी आप लिखोगे, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, तो क्या लिखोगे आप लोग, तो देयर आर 1242 सीट्स इन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम समझा? समझा दोस्तों, क्लियर हो गया? तो कितना इजी था, कितना सिंपल था, ये आप खुद ही यहां पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3B समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ये हॉट्स क्वेश्चन होता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल देखा जाए तो रेफरेंस उसका टेक्स्ट बुक से लिया जाता है, बस वैल्यूज चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो पिछले साल भी आया हुआ था, जो कि है इफ द 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, 9th टर्म जो है एपी का वो 0 है, प्रूफ करना है 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे, मुझे क्या दिया है, 9th टर्म 0 है, मतलब T9 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, प्रूफ करना यह है, प्रूफ दैट बोला है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना क्या है, 29th टर्म मतलब T जो है 29th टर्म जो है इस डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ 19th टर्म मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय T19। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, T29 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय T19। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले अगर यहां पे आप देखोगे तो T9 इज इक्वल टू 0 दिया है, मेरे पास एक फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अगर मैं यहां पे T9 को कंसीडर करूं, 9th टर्म के लिए निकालू, तो n के जगह पे यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, T9 पुट कर सकता हूं n के जगह पे। ठीक है, a वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो a प्लस n के जगह पे बस 9 पुट कर रहा हूं, 9 माइनस 1 d भी मुझे मालूम नहीं है, मैं वैसे ही मैंने पुट किया। बट T9 का जो वैल्यू है वो 0 दे रखा है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8 होता है, 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d जो है वो आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहां पे a का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, 8d को उधर भेज दूंगा 0 के पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया, a इज इक्वल टू माइनस 8d। यहां पे मुझे क्या मिल गया, एक a का वैल्यू मिल गया जो कि d के फॉर्म में है, a इज इक्वल टू माइनस 8d, मतलब a का वैल्यू d के फॉर्म में। लेकिन कुछ तो मिला, a का वैल्यू कुछ तो है मेरे पास। ठीक है, अब a का वैल्यू कुछ तो है बट बाकी चीजें भी तो है मेरे पास। तो चलो अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो, यहां पे थोड़ा भी अच्छे से फोकस अगर कर पा रहे हो, ठीक है, यहां पे हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपके लिए, अगर फोकस कर पा रहे हो तो। देखो ये आपने a निकाल दिया, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है T29 टर्म। अब T29 टर्म का कुछ प्रूफ करना है, मतलब मैं ले लूंगा यहां पे T29, मतलब Tn का फॉर्मूला अगेन लगेगा यहां पे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब यहां पे n का वैल्यू मैं क्या लूंगा, 29 लूंगा, मतलब T29 निकलेगा। तो T29 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो a का वैल्यू है माइनस 8d, तो इस a के जगह पे ये माइनस 8d लिख सकता हूं, तो लिख दूंगा मैं माइनस 8d प्लस n का वैल्यू 29 है, 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, स्टिल अननोन, तो मैंने लिख दिया। इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो T29 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस 29 माइनस 1 इज 28d। ठीक है, समझ में आ रहा है, 28d और माइनस 8d, मतलब 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो T29 का वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज नथिंग बट 20d। T29 का वैल्यू आपको मिल गया 20d। इसको मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 इसका नाम दिया हुआ है। ये एक चीज समझ में आ गया आपको। अब इसको मैं यहां पे एक पार्टीशन खींचता हूं, ठीक है, अब यहां पे मैं कलर ले रहा हूं। अब मैं 29 का निकाल दिया, उसका रिलेशन मुझे 19 के साथ निकालना है, तो मुझे 19 का वैल्यू चाहिए, मतलब T19 मुझे निकालना है। तो समझ लो अब मैं निकालूंगा Tn का यूज करके, Tn वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब इसमें मैं n के जगह पे 19 यूज करता हूं, तो T19 इज इक्वल टू a का वैल्यू अगेन माइनस 8d ले सकता हूं, तो माइनस 8d प्लस n के जगह पे मेरा 19 है, तो 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूं, T19 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है, 18 होता है, तो 18d हो गया। अब ये 18d माइनस 8d तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 में से 8 गया, 10 बचेगा, तो 10d हो गया। तो T19 का वैल्यू आ गया 10d। ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 ऑलरेडी है, इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 3। इसका नाम क्या रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3। अगर आप थोड़ा भी समझदार हो, यहां पे देख पा रहे हो, तो देखो ये लिखा है T29 इज इक्वल टू 20d, ये लिखा है T19 इज इक्वल टू 10d, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन लग रहा है। ये 20 है, वो 10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं करूं, यानी कि अगर मैं
19 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टी 19 का जो वैल्यू है 10d, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 20d बन जाएगा। और 20d किसके बराबर है, t29 के बराबर है। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट में लिख सकता हूं यहां पे t29, मतलब इन शॉर्ट जो मुझे प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि t29 का जो वैल्यू है वो 2 गुना है t19 के वैल्यू से, और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। और यहां पे आपका एक फेवरेट डायलॉग आप लिख सकते हो जो कि है हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, हेंस प्रूव मतलब ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है कि t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द t19। ये 20 है, ये 10, तो 2 गुना हो गया ना। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस वैल्यू चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत अलग टाइप में आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हॉट क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। अब सिलेबस आउट ऑफ है मतलब तरीका तो सेम रहने वाला है, कुछ अलग तो होने वाला, लोग डरते हैं बस हॉट्स के नाम से। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? अब देखो एक क्वेश्चन यहां पे मैंने लिख रखा है जो कि है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पे मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे पास क्या है दोस्तों, एक ट्राइंगल है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब इसका मेजर्स रहेंगे, मतलब एंगल्स दिए रहेंगे। तो समझ लो एक को मान लेता हूं ए, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, लॉजिक की बात है। पहला a है तो अगला क्या हो जाएगा a प्लस डी, उसका अगला क्या हो जाएगा a प्लस 2d। यही है ना हमारा वैल्यू। तो मतलब जो मेरा एंगल्स के मेजर रहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं द मेजर, और ये आपको दिया भी रहेगा क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर a, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये आपका क्या हो गया, मेजर्स हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा, ऑब्वियसली देखो तीनों में से सबसे छोटा कौन होगा, ए होगा। तो ऑब्वियसली द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब ए का जो वैल्यू होगा, ध्यान से देखना, कंडीशन बना रहा हूं, ए का जो वैल्यू होगा, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब 5 गुना होगा किसका, कॉमन डिफरेंस। मतलब a इज इक्वल टू 5d, ये क्या बन गया, कंडीशन बन गया, मतलब ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5d, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5d दिया हुआ है, हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल। हमें क्या बताना है, मेजर ऑफ ऑल एंगल, मतलब सबका एंगल का मेजर जो है हमें निकालना है। करेक्ट है, निकाल सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस को? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली देखा जाए तो टिपिकल लैंग्वेज में लोगों को हार्ड लगते हैं, लेकिन होते इजी है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से आपके लिए हम लोग करवा देंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? मुझे अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अगर आप थोड़ा भी मतलब दिमाग लगा सकते हो, स्मार्ट हो अगर, तो मुझे एक चीज पता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल को प्लस किया जाए तो 180 होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग को पता है, हम लोग लिखेंगे द सम, और ये चीज जो है वो दिया हुआ है, यहां पे लिख दो, दैट इज गिवन कंडीशन, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कहीं ना कहीं ऑल एंगल, पहला एंगल मेरा ए है, प्लस दूसरा एंगल कितना है, a प्लस डी है, और तीसरा एंगल है a प्लस 2d है। इन तीनों को प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, दिमाग लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। ये d प्लस 2d कितना हो जाएगा, d प्लस 2d कितना हो गया, 3d हो गया। तो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते थे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते थे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन, ठीक है, a और d के फॉर्म में, ठीक है। इसको चाहिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको ना मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं ताकि मैं एक स्टेप बढ़ा सकूं, जो कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन यहां पे मैं कर सकता हूं। देखो इसको मैं नहीं मानता हूं, इसको 1 नहीं मानूंगा। इसको आप यहां पे देखो, a इज इक्वल टू 5d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a 5d को इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी, तो a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। क्या इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं और a और d का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलो मैं साइड में कहीं पे क्या करता हूं, साइमल्टेनियसली करके दिखाता हूं, ठीक है। इसका मुझे काम नहीं है, इसको मिटा दो, ये सिर्फ समझाने के लिए था आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं करा रहा हूं अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो पहला कंडीशन मेरा है यहां पे
ए, इधर इधर करूं क्या, जगह कम पड़ेगा तो नया पेज ले लेंगे, कोई बात नहीं। यहां पे है मेरे पास a माइनस 5d इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे मेरे पास है 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। यहीं पे लिखता हूं, चलो इसको रफ करो, यहीं पे लिखता हूं, जगह कम पड़ेगा। देखो क्या है पहला कंडीशन, a माइनस 5d इज इक्वल टू 0, यह मेरा पहला इक्वेशन था। ये दूसरा कंडीशन क्या है, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 था। लेकिन आप देखोगे दोनों में कोई मेल नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले चैप्टर में सीखा है आपने, देख सकते हो, परिश्रम बैच में भी डाल रखा है। तो आप देखोगे तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम। तो एक नया इक्वेशन हमें मिलेगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या मिलेगा, 3a मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5d यानी कि 15d मिलेगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ही रहेगा। ये आपका नया इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 3 होगा। फिर वो तो दिया हुआ ये 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180, ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, माइनस करेंगे तो यहां पे भी माइनस होगा, यहां पे भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 180, और ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 3d मतलब माइनस 18d हो जाएगा। तो माइनस 18d इज इक्वल टू माइनस 180, और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या मिल रहा है, माइनस 18d इज इक्वल टू 180। देयरफॉर आपका d का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 180 बाय 18। तो आपको d का वैल्यू यहां से मिल गया, जो कि आपको क्या मिलेगा, d का वैल्यू बताओ क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, d का वैल्यू आपको क्या मिला, 10 मिला, d का वैल्यू 10 मिला, ठीक है। अब d का वैल्यू आपको 10 मिला है, तो आप यहां से किसी में भी एक में डाल के, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं d का वैल्यू डाल दूं तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पे ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस 5d, तो a माइनस 5d, d का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे बताओ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 50। a का वैल्यू कितना मिल गया, a इज इक्वल टू 50 हो गया। मतलब मेरे पास अब a का वैल्यू 50 मिल गया, d का वैल्यू 10 मिल गया। तो अब जो मैंने माना हुआ है मेरा ट्राइंगल का a प्लस d और a प्लस 2d, तो मैं निकाल सकता हूं। मेरा पहला एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल क्या है दोस्तों, a। तो कितना है a का वैल्यू 50, मतलब पहला एंगल मेरा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। सेकेंड एंगल कितना है मेरा, a प्लस d, मतलब 50 प्लस 10, यानी कि सेकेंड एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। और तीसरा डिग्री जो है मेरा, थर्ड एंगल जो है मेरा, वो है दोस्तों क्या है, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना है, 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 50 प्लस, एक सेकेंड मैंने वैल्यू नहीं डाला ना a का, यहां पे a का वैल्यू डालते हैं सबसे पहले। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 50, यानी कि 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 10 20 प्लस 50 70, मतलब थर्ड एंगल आपका आ गया 70 डिग्री। मतलब आपने तीनों एंगल इस तरह निकाल दिए, 50, 60 और 70। मतलब आपका जो 3 एंगल आ रहे हैं, जो कि क्या आ रहा है दोस्तों, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है और 70 आ रहा है। तो इस तरीके से 3 एंगल आ रहे हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तीनों को प्लस कर लो, 50 प्लस 60 110 प्लस 70 180, तीनों मिला के 180 आ रहा है। मतलब हमारा ट्रायंगल में 180 प्लस करके आना ही चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया। कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चंस निकाल दिए। अब ये क्वेश्चंस पिछले बार भी पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान में दिमाग में रख लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराना चाहता हूं। अगेन हॉट्स का क्वेश्चन है, आ सकता है अगेन 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 20th टर्म इज 73। मतलब आपको क्या बोल रहा है, 20th टर्म मतलब T20 का वैल्यू जो है वो दिया है 73। आपको बोला है 38th टर्म, ठीक है, देखो ध्यान से, 38th टर्म दिया हुआ है, मतलब T38 का वैल्यू है 127, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 60 टर्म, मतलब S60 निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 60 टर्म मतलब S60 निकालना है। तो सबसे पहली बात तो T20 दिया है, T38 दिया है, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला आप जानते हो TN वाला, इसको अगर हम अप्लाई करें, देखो यहां पे ध्यान से, तो TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला सभी लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं अगर 20 के लिए सॉल्व कर लू, ठीक है, यहां पे मैं करता हूं फॉर 20, ठीक है ना, फॉर 20th टर्म, ठीक है ना, फॉर 20th टर्म के लिए अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मुझे मिलेगा यहां पे t n के जगह पे 20 डालूंगा, तो T20 इज इक्वल टू a, d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो a प्लस n के जगह पे 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। T20 का वैल्यू मुझे पता है 73, मतलब इसके जगह पे 73 लिखूंगा, a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19d। तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 19d। इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1।
चलेगा ना। a प्लस 19d इज इक्वल टू 73 हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही मैं निकालता हूं किसके लिए, एक और वैल्यू निकालता हूं फॉर किसके लिए, 20th के लिए निकाल लिया, 38 के लिए निकालता हूं। तो फॉर 38th टर्म, 38 टर्म के लिए निकालता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, tn वाला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n के जगह पे इस बार क्या डालूंगा 38, तो t38 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे 38 अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। t38 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 127, तो इसके जगह पे लिख दो 127 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 37d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दिख रहा है ये a प्लस 19d इज इक्वल टू 73, ये a प्लस 37d इज इक्वल टू 127। दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखो क्या है ये पहला इक्वेशन, a प्लस, देखो यहां पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है ना। थोड़ा क्या लूं, ब्लू ले लूं क्या, चलो ब्लू लेके सॉल्व करते हैं। यहां पे मेरे पास है a, थोड़ा सा और डार्क वाला ब्लू लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो यहां पे a, ये वाला a प्लस 19d, a प्लस 19d इज इक्वल टू क्या है 73, बस मैं सीधा करके लिख रहा हूं, ये आपका वन इक्वेशन था। फिर दूसरा है a प्लस 37d, a प्लस 37d इज इक्वल टू क्या है 127, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, मतलब a को कैंसिल करना है, मतलब यहां पे इन शॉर्ट माइनस करना है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 127 में से 73 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ठीक है 27 और 27 कितना होता है दोस्तों, 27 और 27 होता है 54, यहां पे बचेगा 54, ठीक है देखते हैं 54 करेक्ट है, माइनस 54 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 37 में से 19 जाता है क्या, चेक कर लो, 37 में से 19 माइनस कर लो, कितना बचेगा 18 बचेगा, करेक्ट है 18 बचेगा, तो माइनस 18 बच रहा है, ठीक है। तो माइनस 18d इज इक्वल टू माइनस 54, देयरफॉर d इज इक्वल टू 54 अपॉन 18। अब 18 के टेबल में 18 3 54 होता है, तो आपको d का वैल्यू मिल गया 3, d का वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस मिल गया 3। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, S60 निकालना है। अभी तक तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है क्वेश्चन के आंसर की, तो हमने d निकाला है। अब इसी प्रकार d से जो हमने निकाला है उसी प्रकार हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो किसी एक में वैल्यू डाल देता हूं, तो पुट इन वन, वन क्या है मेरा, a प्लस 19d इज इक्वल टू 73, मतलब यहां पे अगर मैं डालू, देखो अगर ध्यान से, ठीक है ध्यान से देखना, a प्लस 19d मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 73। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो a प्लस 19 3 होता है 57 इज इक्वल टू 73, यानी कि a का वैल्यू निकलेगा आपका 73 माइनस 57 करके। तो 73 में से 57 माइनस करोगे कितना बचेगा, यहां पे 13 प्लस 3 16, a इज इक्वल टू 16 आ गया, आपका पहला टर्म आ गया a इज इक्वल टू 16, ये पहला टर्म आपने निकाल लिया a इज इक्वल टू 16, मतलब आपके पास a का वैल्यू भी है d का वैल्यू भी है, n का वैल्यू है क्या, n S60 निकालना है, मतलब n का वैल्यू भी है 60 है। अब मैं सीधा डाल दूंगा मेरा फॉर्मूला जो कि है Sn वाला, क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में मुझे डाल देना है मेरा वैल्यू, तो n क्या है 60 है, मतलब S60 निकालना है, तो S60 इज इक्वल टू 60 बाय 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a निकाला है आपने, दैट इज 16 प्लस n का वैल्यू अगेन है 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 3। अब इसको डाल के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो कि होगा 60 बाय 2 यानी कि 30 ब्रैकेट में 16 2 32 प्लस 60 माइनस 1 इज 59 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 3 63 180 होता है, 3 कम कर दो 177, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 177, ठीक है बराबर ना, करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 177 को 32 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 199, बराबर है क्या 199, बराबर ना, नहीं 199 नहीं आएगा, देखो 177 प्लस 2 करेंगे 179 189 199 209 आएगा 209। अब ये 209 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 2 आ गया, 3 2 जा 6 और ये आ गया 0, 6270 इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपका S60 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6270, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसी के साथ ये हमारा जितने भी क्वेश्चन थे इस
चैप्टर में से। इसी के साथ ये चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है पूरा। अब आप लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके वीडियोस भी है, तो आप जाके पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को मार्क्स जो है वो स्कोर करना है, ठीक है।